सूरतपुर नाम के एक राज्य में राजा ओम शासन करते थे। राजा की एक रानी थी, उनका नाम चंद्रिका था। महारानी चंद्रिका को गहनों का बहुत शौक था। उसी राज्य में मूलचंद नाम का एक सेठ रहा करता था। सेठ गहनों का व्यापार करता था। वो बहुत ही कंजूस और दुष्ट था। वो अक्सर लोगों को खराब सामान देकर मूर्ख बना दिया करता था। सेठ जी, अभी मैं कल ही आपके यहाँ से गहने लेकर गया था, लेकिन यह तो खराब निकले। पहनने के बाद इनका रंग छूटने लगा है। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने तो तुम्हें असली गहने दिए थे। अब तुम मुझसे पैसे हटना चाहते हो, इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। चलो जाओ यहाँ से। सेठ जी, नगर के सभी लोग कहते हैं कि आप खराब सामान देते हैं। आपकी यह आदत अच्छी नहीं है। अरे हाँ, जाओ जाओ, मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। जाओ, जिससे शिकायत करनी है कर दो, मैं भी देख लूंगा सबको। सेठ की बातें सुनकर गांव का व्यक्ति वहां से झल्लाते हुए चला जाता है। सेठ और उस व्यक्ति की बहस सुनकर सेठ की पत्नी बाहर आती है। क्या हुआ जी? आपको इस तरह गांव वालों को धोखा देकर क्या मिलता है? आप हमारे बच्चों को भी बेईमानी का धन खिलाते हैं। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तुम चुप रहो, बहुत बोलती हो। जब मैं तुम्हें नए कपड़े और गहने दिलाता हूं, तब तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होता। अरे तुम्हारा जीवन अच्छा है क्योंकि मैं यह सब कर रहा हूं, इसलिए तुम अपने काम से काम रखो। सेठ की पत्नी सेठ की बातें सुनकर दुखी मन से वहां से चली जाती है। वो जानती थी कि सेठ मूलचंद अपनी आदतों को सुधारने वाला नहीं है। सेठ के घर में एक नौकर था, उसका नाम सोहम था। अरे तो सोहम कहाँ मर गया? जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आ। मैंने तुझे यहाँ पर काम करने के लिए रखा है और तू ना जाने कहाँ घूमता रहता है। इतने में सोहम भागता हुआ सेठ जी के पास आता है। सोहम जल्दी से सेठ को पानी पिलाता है। वो बड़े ही मन से सेठ और सेठानी के घर का सारा काम करता था। एक दिन सोहन अपना काम खत्म करके घर की ओर जा रहा था। अरे बेटा, कोई मुझे पानी पिला दे। कोई है क्या यहाँ पर? कोई मेरी मदद कर दो। लगता है आसपास कोई घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है। मुझे देखना चाहिए इतनी करुण आवाज किसकी है। सोहम देखता है कि वहाँ पर एक साधु घायल पड़े हुए हैं और उनके पैरों से खून बह रहा है। साधु महात्मा, आपको क्या हुआ? और आपके पैर से तो बहुत खून बह रहा है। आपको ये चोट कैसे लगी? इस बूढ़े साधु की मदद करो। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक से चल नहीं पाता हूँ। यहाँ से गुजर रहा था, तभी एक पत्थर से टकरा गया और गिर गया। तब से उठने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उठ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है साधु महात्मा, मैं आपकी सहायता करता हूँ। मैं पहले आपको थोड़ा सा पानी पिला देता हूँ, फिर आपको अपने घर ले चलूंगा और जो भी मेरे पास रूखा सूखा भोजन है आपको अवश्य खिलाऊंगा। सोहम साधु महात्मा को पानी पिलाता है और फिर सहारा देकर उन्हें अपने घर की ओर लेकर जाता है। सोहम के पास 2 रोटियां थी। सोहम ने एक रोटी साधु को दे दी और एक रोटी स्वयं खा ली। तुम्हारे पास केवल 2 रोटी थी, फिर भी तुमने इसे मुझे दे दिया और स्वयं आधा पेट खाकर सोने जा रहे हो। साधु महात्मा, मैं बहुत गरीब हूँ। एक सेठ के यहाँ नौकरी करता हूँ। उसमें थोड़ा बहुत जो कुछ भी मिल जाता है वही खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा भाग्य अवश्य बदलेगा। तुम जैसे दयालु बच्चे जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। साधु ने अपने झोले से एक मोती निकाला। वो चमकदार मोती देखकर सोहम की आंखें चकाचौंध हो गईं।
यह देखो, इसे कोई साधारण मोती मत समझना। यह देखने में बिल्कुल छोटा है, लेकिन यह बहुत काम की चीज है। इसे अपने पास रखो। साधु महात्मा, मैं भला इस मोती का क्या करूंगा? मुझे तो बस 2 वक्त की भोजन चाहिए। मैं उसमें ही प्रसन्न हूं। बेटा, इस मोती को जमीन में दबा देना और देखना, कुछ दिनों में मोतियों से लदा हुआ एक सुंदर पेड़ उग जाएगा। फिर तुम इन मोतियों का व्यापार भी कर सकते हो। क्या सचमुच साधु महात्मा ऐसा संभव है? मैंने आज तक मोतियों के पेड़ के बारे में नहीं सुना। बेटा, तुमने मुझे भोजन खिलाया, मेरी सहायता की, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में यह मोती का नन्हा बीज देता हूँ। निश्चय ही यह तुम्हारे बहुत काम आएगी। मेरे पास तो जमीन ही नहीं है। मैं भला इस मोती के बीज को कहां लगाऊंगा? अगर कहीं इधर उधर लगाया तो लोग इस पेड़ को नोच लेंगे। तभी सोहम को एक योजना सूझी। सोहम अगले दिन जब काम पर गया, तब उसने सेठ जी से अपने मन की बात कही। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। देखो, अगर तुम मुझसे पैसे मांगने आए हो तो भूल जाओ, क्योंकि महीना खत्म होने से पहले मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो बस आपसे कुछ बात करना चाहता था। ठीक है, बताओ क्या बात है, लेकिन जरा जल्दी करना, मुझे बहुत जरूरी काम है। चलो जल्दी जल्दी अपनी बात बताओ। सोहम सेठ जी को साधु की पूरी कहानी बताता है और उस मोती के बीज के बारे में भी बताता है जो साधु ने उसे दिया था। सेठ जी, मेरे पास तो इतनी जमीन नहीं है कि मैं यह मोती का बीज लगा सकूं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी जमीन दे दें जहां पर मैं इसे मिट्टी में दबा सकूं, तो इसका लाभ आपको भी अवश्य मिलेगा। अच्छा, क्या सचमुच तुम्हारे पास मोती के बीज हैं? पहले मुझे दिखाओ वो मोती कहां है। कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? सोहम मोती निकालकर सेठ को दिखाता है। सेठ के मन में लालच भर जाता है। वो तुरंत सोहम से बहुत प्रेम से बातें करने लगता है। अच्छा ठीक है बेटा, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम इतने समय से मेरे पास काम कर रहे हो, मैं अवश्य तुम्हें थोड़ी सी जमीन दे देता हूँ। सेठ ने आंगन की ओर इशारा किया और कहा, देखो, वह अच्छी जगह है, वहां पर तुम अपना पेड़ लगा सकते हो। दूसरे पेड़ पौधों के साथ यह भी जल्दी बड़ा हो जाएगा। सोहम सेठ जी की बात सुनकर बहुत खुश होता है। वो जल्दी से सेठ के आंगन की तरफ जाता है और वहाँ पर मिट्टी खोदकर उस सुंदर मोती को दबा देता है। अब साधु महात्मा के कहे अनुसार जब मोतियों का पेड़ बड़ा हो जाएगा, तब मैं इसका व्यापार करूंगा और इसका लाभ सेठ जी को भी मिलेगा। कुछ ही दिनों में वहाँ पर सुंदर मोतियों का पेड़ लग जाता है। घना पेड़ और उस पर लटके हुए मोती देखकर सेठ और उसकी पत्नी दोनों बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। देखो, यह कितना सुंदर पेड़ है। अब इसके मोती तोड़कर मैं व्यापार करूंगा। अरे, लेकिन इसका फल तो सोहम को मिलना चाहिए, क्योंकि मोतियों के बीज वही लेकर आया था। तो क्या हुआ, यह जमीन तो मेरी है। कौन मानेगा कि मोतियों का बीज सोहम लेकर आया था? लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। सोहम ने कहा था कि आप दोनों लाभ के बराबर अधिकारी होंगे और आप इस पेड़ पर अपना हक जमाना चाहते हैं। मैं कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या? तुम्हारे जीवन में तो कोई कमी नहीं है ना? कुछ और चाहिए हो तो मुझे बता देना, बस मेरे काम के बीच मत बोलो। अगले दिन सोहम पेड़ के पास आता है और देखता है कि पेड़ काफी बड़ा और सुंदर हो गया है। उस पर मोती लगे हुए हैं। अरे वाह, यह पेड़ तो इतना सुंदर हो गया है और इस पर मोती भी लग गए हैं।
एक मोती तोड़कर देखता हूं। कौन है जो मेरे आंगन से चोरी कर रहा है? दुष्ट, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सेठ जी, मैं हूं आपका नौकर सोहम। मैंने कहा था ना, देखिए यह कितना सुंदर पेड़ हो गया है। अब हम दोनों इसका लाभ ले सकते हैं। हम दोनों कौन? यह पेड़ मेरे आंगन में है, इसलिए इस पर केवल मेरा अधिकार है। तू निकल जा यहां से। सेठ जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो आपको सब कुछ बताया था कि कैसे मैंने मोती के बीजों को साधु की मदद करके प्राप्त किया था। दुष्ट, अपने मालिक को उल्टा जवाब देता है। रुक जा, भी तुझे बताता हूं। सेठ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। सेठ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दीजिए सेठ जी। बेचारा सोहम वहाँ से रोता बिलखता हुआ वापस चला जाता है और घर जाकर खूब रोता है। अरे, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं क्या? मैं तो पूरा लाभ सेठ जी के साथ बांटने की बात करता था, फिर सेठ जी ने अकेले ही पेड़ पर अधिकार जमा लिया। अब तो मेरी नौकरी भी चली गई। अब तो मैं कैसे भोजन करूंगा और क्या करूंगा? सोहम को इस बात से बहुत दुख पहुंचता है। वो नगर छोड़कर चला जाता है और इधर उधर भोजन की तलाश में भटकने लगता है। आखिरकार वो एक नगर में पहुंचता है। सोहम तभी देखता है कि एक पेड़ के नीचे साधु महात्मा बैठे होते हैं। साधु महात्मा सोहम को देखते ही उसे पहचान लेते हैं। अरे सोहम बेटा, तुम यहाँ? तुम इस प्रकार भटक रहे हो? साधु महात्मा, मेरे साथ अन्याय हुआ। बेटा घबराओ मत, मुझे पूरी बात बताओ। और मैंने तो तुम्हें मोती के बीज दिए थे, फिर तुम इस प्रकार क्यों भटक रहे हो? आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सोहम साधु को पूरी बात बताता है और सेठ के अत्याचार के बारे में भी बताता है। तुम चिंता मत करो, उस धोखेबाज सेठ को उसके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। उधर सेठ मोतियों के पेड़ से खूब सारा धन कमाता है। वो प्रतिदिन मोती तोड़ता है और बाजार में ले जाकर अच्छे दामों में बेच देता है। हाँ, अब तो मैं अच्छा खासा धनवान हो गया हूँ। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। यह सब कुछ इस मोती के पेड़ के कारण हुआ है। अब तो मुझे राजा के पास चलना चाहिए। अब मैं रानी को मोतियों की माला उपहार में दूंगा, तो निश्चित ही वह बहुत खुश होगी। सेठ मोतियों की एक सुंदर माला बनाता है और राज दरबार में पहुंच जाता है। वो राजा से मिलता है। प्रणाम महाराज, मैं सरदपुर गांव से आया हूं और मोतियों का व्यापार करता हूं। मैंने सुना है कि महारानी को मोतियों के गहने बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए मोती की सुंदर माला बनाकर लाया हूं। सचमुच यह माला तो बहुत सुंदर है। इसे पहनकर हमारी महारानी बहुत सुंदर लगेंगी। जी महाराज, इस सुंदर मोतियों पर केवल आपका और महारानी का अधिकार है। बताओ सेठ, इस कीमती माला की कीमत क्या है? हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। राजा सेठ को मोतियों के बदले 100 सोने की मोहरे देता है। सेठ मोहरे पाकर बहुत खुश होता है। राजा मोतियों की माला लेकर रानी के पास जाते हैं। सचमुच ये माला तो बहुत ही सुंदर है महाराज। ये उपहार आपको किसने दिया? सरदपुर गांव का व्यापारी है, सेठ मूलचंद। उसने ही हमें यह उपहार में दिया है। आप उससे कहिए ना, वो इन मोतियों को किसी और को ना दे। इन मोतियों की माला और इससे बने हुए गहने केवल मैं पहनूंगी, तभी इनकी शोभा रहेगी। आप ठीक कहती हैं महारानी। मैं सेठ से कह दूंगा कि वह प्रतिदिन हमारे लिए मोतियों के गहने बनाया करे और इन गहनों को दूसरे राज के लोगों को बिल्कुल ना दे। राजा दरबार में बैठे होते हैं और सेठ मूलचंद उनके सामने खड़ा होता है। सुनो सेठ मूलचंद, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम प्रतिदिन मोतियों के नए नए गहने बनाओ और हमें उपहार में दो। ध्यान रहे, यह नियम टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा। जी महाराज, मैं प्रतिदिन आपके लिए इन मोतियों के गहने बनाऊंगा और उसे दरबार में पेश करूंगा।
सेठ मूलचंद, इन मोतियों के बने हुए गहने किसी अन्य राजा और महारानी के पास नहीं जाने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। इसके बदले बहुत सारा धन दिया जाएगा। अब सेठ का नियम बन गया था। वो प्रतिदिन मोतियों के पेड़ से मोती तोड़ता और उससे कोई न कोई वस्तु बनाता और राजा को ले जाकर दे देता था। राजा बहुत खुश होते थे और बदले में सेठ को बहुत सारा धन देते थे। एक दिन मोतियों के बने हुए गहने लेकर राजा जब महारानी के पास पहुँचे, तब महारानी ने पूछा, महाराज, ये सेठ प्रतिदिन हमारे लिए मोती उपहार में पेश करता है। आप उसे बदले में कितनी मोहरें देते हैं? रानी, सेठ प्रतिदिन मोतियों के बदले 100 मोहर प्राप्त करता है। महाराज, फिर इन कीमती मोतियों से हमें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो जितनी वस्तुएं हमें देता है बदले में हमसे उतनी ही मोहरें ले लेता है। हाँ महारानी, किंतु वह व्यापारी है और अगर वह हमें कोई वस्तु देता है तो बदले में उसे धन देना हमारा कर्तव्य है। महाराज, जरा सोचिए, अगर आपको इतनी कीमती मोती मुफ्त में मिले और आपको बदले में कोई धन ना खर्च करना पड़े, तब क्या होगा? आपकी बात तो सही है महारानी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ऐसा बिल्कुल संभव है महाराज। वो सेठ प्रतिदिन बिना नियम भंग किए राज दरबार में मोती लेकर आता है। निश्चित ही उसे किसी खजाने का रहस्य मालूम है। आप उससे वो रहस्य जान लीजिए। आप ठीक कहती हैं महारानी। मैं भी यह महसूस कर रहा हूँ कि सेठ प्रतिदिन मोती लेकर आता है। इतने मोतियों को बाजार से लेकर आना संभव नहीं है। जरूर सेठ के पास कोई रहस्य है। हाँ महाराज, हमें पता लगाना चाहिए ताकि हमारा खजाना इन मोतियों से भर जाए और हमें बदले में सेठ को कुछ ना देना पड़े। राजा कुछ सैनिकों को बुलाते हैं और उन्हें एक योजना बताते हैं। तुम लोग समझ गए तुम्हें क्या करना है? ध्यान रहे, इस कार्य में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर काम अच्छे से पूरा नहीं हुआ तो तुम दोनों का सर कलम कर दिया जाएगा। जी महाराज, हम आपकी योजना समझ चुके हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपका यह कार्य जरूर पूरा होगा। उस दिन जब सेठ राजा को मोती की वस्तुएं देकर अपने घर की ओर जाता है, तब 2 सैनिक उसका पीछा करते हैं। दिन का समय था, इसलिए सैनिक सेठ के घर के बाहर छुप जाते हैं। ध्यान रहे, इस सेठ को पता नहीं चलना चाहिए कि हम इसके पीछे आए हैं। अब तो इस सेठ की चालाकी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। हमें तो बस यह पता लगाना है कि इसके पास मोती कहाँ से आते हैं। रात होती है। सैनिक चुपके से सेठ के घर में घुसते हैं। उन्हें आंगन में मोतियों का पेड़ दिखाई देता है। अच्छा, तो यह बात है। इस सेठ ने अपने आंगन में मोतियों का पेड़ लगा रखा है। मैंने अपने जीवन में ऐसा पेड़ पहली बार देखा है। कहीं यह कोई जादू तो नहीं? देखो, यह जादू हो या कुछ और, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम राजा के पास चलते हैं और उन्हें बता देते हैं। दोनों सैनिक राजा के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि सेठ के घर में मोतियों का पेड़ लगा हुआ है और सेठ वहीं से मोती तोड़कर रोज राजा के पास लेकर आता है। महाराज, आपको देर नहीं करनी चाहिए। अब तुरंत जाइए और सेठ के घर पर अपना अधिकार कर लीजिए। आप राजा हैं, भला आपको कौन रोक सकता है? राजा कुछ सैनिक लेकर सेठ के घर जाता है। इस दुष्ट सेठ को कैद कर लो और इसे महल लेकर चलो। हमारे राज में यह अमूल्य खजाना है और इसने इस विषय में हमें नहीं बताया। इस कारण इसे बहुत बड़ा दंड मिलेगा। महाराज, ऐसा मत कीजिए। इसमें सेठ जी की कोई गलती नहीं है। इस पेड़ का बीज तो हमारा नौकर लेकर आया था। तो क्या हुआ? इस सेठ का यह कर्तव्य था, यह हमें इस मोती के पेड़ के बारे में बताए, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इस कारण हम इसे कारावास में डाल देंगे। राजा सेठ को लेकर महल चले जाते हैं। सेठ को कारावास में बंद कर दिया जाता है। उधर मेहनत करते करते सोहम को राजा के दरबार में नौकरी मिल जाती है। वो महल में सैनिक बन जाता है। सोहम, आज तुम्हें कैदियों के पास जाना है। तुम्हें दिन भर उनकी निगरानी करनी है। ध्यान रहे, इस कार्य में कोई भूल नहीं होनी चाहिए।
तुम नए हो, इसलिए तुम्हें समझा देता हूँ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से करूंगा। मुझसे कोई भूल नहीं होगी। सैनिक सोहम कारावास की ओर जाता है। वो देखता है कि सेठ वहाँ पर अंदर कैद है और रो रहा है। सोहम सेठ को देखते ही पहचान जाता है। अरे सोहम, तुम यहाँ? तुम्हें राजा के यहाँ नौकरी मिल गई? जी सेठ जी, लेकिन आप कारावास के अंदर क्या कर रहे हैं? आपने ऐसा क्या किया कि राजा ने आपको इस प्रकार कैद कर लिया? अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, शायद यह मेरे कर्मों का दंड है। मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया, यह उसी की सजा है। सेठ सोहम को पूरी बातें बताता है। बेटा, अब मुझे तुम्हारी ही आशा है। तुम ही मुझे बचा सकते हो। एक बार मेरी ओर से राजा से बात करके देखो। नहीं नहीं सेठ जी, मेरी यहाँ नई नई नौकरी लगी है। मैं अगर राजा से बात करने जाऊंगा तो मुझे समस्या हो सकती है। इस प्रकार सोहम कई दिनों तक सेठ की बात को टालता रहता है, लेकिन आखिरकार सेठ अपने आंसुओं से सोहम को मना लेता है। ठीक है सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं राजा से बात करूंगा और कहूंगा कि वह आपको छोड़ दे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम देखना, मैं यहाँ से बाहर आऊंगा और अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा। तब तुम्हें राजा की नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। सोहम राजा के पास जाता है और राजा से सेठ को छोड़ने की बात कहता है। महाराज, सेठ जी के आंगन में वह पेड़ मैंने लगाया था। दरअसल मैंने उसे एक साधु से प्राप्त किया था। सेठ जी का इसमें कोई दोष नहीं है। आप उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए। अच्छा, तो तुम ही हो वह जो मोतियों के बीज लेकर आया था। सेठ ने तुम्हारे बारे में हमें बहुत सी बातें बताई हैं। सैनिकों, जाओ सेठ को कारावास से बाहर लेकर आओ। राजा के सैनिक सेठ मूलचंद को कारावास से बाहर लेकर आते हैं। लगता है सोहम ने मुझे बचा ही लिया। महाराज, मैं तो आपसे पहले दिन से ही कह रहा था कि मोतियों के बीज मेरे नहीं थे, वह तो इस सोहम के थे। और मुझे उम्मीद है कि इसके पास और भी जादुई बीज पड़े होंगे। सेठ जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे क्यों राजा से दंडित करवाना चाहते हैं? अरे चुप हो जा। तेरे जादू टोने के कारण ना जाने मुझ निर्दोष को कितने दिनों तक कारावास की सजा मिली। अब तो तुझे राजा को ही जवाब देना होगा। क्या यह सेठ सच कह रहा है? क्या तुम्हारे पास और भी जादुई बीज हैं? जल्दी हमें बताओ। नहीं महाराज, यह सेठ मुझे फंसा रहा है। मेरे पास अन्य कोई वस्तु नहीं है। अगर होता तो मैं साधारण सैनिक की नौकरी क्यों करता? महाराज, यह आपको मूर्ख बना रहा है। आप इसे जेल में डाल दीजिए। कुछ दिनों तक वहां रहेगा। फिर इसके पास जितनी भी जादुई वस्तुएं हैं, यह आपको सब कुछ दे देगा। यह आपने ठीक नहीं किया सेठ जी। आपने मुझे दोबारा धोखा दिया। आपको अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। सोहम की बातें सुनकर सेठ बहुत हंसता है। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ से जाऊं। आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रतिदिन आपके लिए बहुत सारे मोती लेकर आऊंगा। बदले में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। यह अच्छी बात है। अब तुम जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, उस पेड़ पर जितने भी मोती उगेंगे उन पर हमारा अधिकार है। तुम प्रतिदिन सारे मोती लेकर हमारे पास आओगे। जी महाराज। उधर सेठ स्वतंत्र होकर अपने घर जाता है। तुम आ गए क्या? तुम्हारा दंड समाप्त हो गया? राजा ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? तो तुम क्या चाहती हो? मैं पूरा जीवन कारावास में रहूं और तुम यहाँ पर मजे उड़ाओ? कैसी बातें करते हो भला? किसी पत्नी को अच्छा लगेगा कि उसका पति जेल में है? सेठ के मन में राजा के प्रति बहुत द्वेष होता है। राजा और रानी दोनों से अपने अपमान का बदला लेने की योजना बनाता है। दुष्ट राजा ने मुझे बहुत दिनों तक जेल में रखा है। उसने मेरा बहुत अपमान किया है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अपने अपमान का बदला मैं लेकर रहूंगा।
सेठ मोतियों के पेड़ के पास जाता है। राजा ने इस मोतियों के पेड़ के कारण मेरा बहुत अपमान किया है। अब इन्हीं मोतियों के कारण राजा को बहुत कुछ सहना पड़ेगा। सेठ घर से निकलता है और एक तांत्रिक से मिलता है। मित्र, ऐसी योजना बनाओ कि राजा और रानी फिर जीवन में किसी का अपमान न कर पाए। मैंने अपना बहुत समय कारावास में बिताया है, केवल उस घमंडी रानी के कारण। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है, लेकिन एक समस्या है मित्र। बताओ क्या समस्या है? हम राजा और रानी पर सीधे वार नहीं कर सकते, हमें एक गुप्त योजना बनानी होगी। सेठ और तांत्रिक मिलकर एक गुप्त योजना बनाते हैं। तांत्रिक सेठ को एक लोटे में जल देता है। मित्र, अगर तुम अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते हो तो तुम्हें यह बलिदान देना होगा। जैसा मैंने कहा तुम बिल्कुल वैसा ही करना। तांत्रिक से जादुई जल लेकर सेठ अपने घर चला जाता है और मोतियों के पेड़ के पास जाकर वो उन्हें जड़ में डाल देता है। अब देखना, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैंने सोचा है। कल का दिन राजा और रानी अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। अगले दिन राजा के सैनिक आते हैं। सेठ उन्हें बहुत सारे मोती देता है। अपना सामान जल्दी से बांध लो, अब हम इस नगर में नहीं रहेंगे। ऐसे क्यों कहते हो जी? मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मूर्ख स्त्री, तुम कभी मेरी कोई बात क्यों नहीं मानती? जल्दी से अपना सामान बांधो, क्योंकि हम यहाँ अधिक समय नहीं रह सकते। सेठ और उसकी पत्नी अपना सामान बांधते हैं और चुपके से घर से निकल जाते हैं। उधर राजा के सैनिक मोती लेकर राजा के पास पहुंचते हैं। रानी उन मोतियों से सुंदर हार बनवाती है। अरे वाह महारानी, इस बार तो आपने बहुत सुंदर हार बनवाया है। सचमुच यह आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। जरा इसे पहनकर दिखाइए। रानी हार उठाती है और पहनती है, लेकिन ये क्या, राजा चिल्लाने लगता है क्योंकि हार पहनते ही रानी पत्थर की हो जाती है। महारानी, यह आपको क्या हो गया? अरे महारानी पत्थर की हो गई। जल्दी आओ दासी, सैनिक, तुम सब कहाँ हो? देखो महारानी को क्या हो गया। राजा की चीख पुकार सुनकर सभी वहाँ पर आ जाते हैं। महाराज, रानी तो मूर्ति बन गई। ऐसा कैसे हो सकता है? रानी ने ना जाने कितने बार मोतियों के गहने पहने थे, लेकिन आज जब उन्होंने हार पहना तो वह पत्थर की हो गईं। राजा बहुत सारे तांत्रिकों और ज्योतिषियों को बुलाता है। क्या आपके पास कोई उपाय है जिससे महारानी पहले की तरह हो सके? आपको मुंह मांगी कीमत दी जाएगी, बस आप महारानी को ठीक कर दीजिए। महाराज, हमने सारा उपाय करके देख लिया, लेकिन महारानी पर हुए इस जादू का तोड़ हमारे पास नहीं है। महाराज, आपके कारावास में सोहम नाम का एक निर्दोष व्यक्ति दंड पा रहा है। मेरी ऐसी इच्छा है कि आप उसे अभी छोड़ दें। मैं महारानी पर अपनी विद्या का प्रयोग करके उन्हें ठीक कर दूंगा। महाराज, उसने मोती के बीज अपने दयालुता के कारण प्राप्त किए थे। जब उसने मेरी सहायता की थी, तब मैंने उसे आशीर्वाद के रूप में दिया था। महाराज, यह अभिमंत्रित जल है। आप इसे महारानी की मूर्ति के ऊपर डाल दीजिए। महारानी पर किया गया सारा जादू समाप्त हो जाएगा।
लेकिन साधु महात्मा, सोहम जादू टोना करता है। आपके पास ना जाने कितनी जादुई वस्तुएं हैं, वह इनका गलत प्रयोग भी कर सकता है। महाराज, उसने मोती के बीज अपने दयालुता के कारण प्राप्त किए थे। जब उसने मेरी सहायता की थी, तब मैंने उसे आशीर्वाद के रूप में दिया था। सैनिकों, अभी जाओ और सोहम को लेकर हमारे सामने आओ। हमें क्षमा कर दो सोहम, हमने तुम जैसे निर्दोष व्यक्ति को दंड दिया और इसी कर्म की सजा है कि हमारी महारानी आज पत्थर की हो चुकी हैं। मुझे क्या हो गया था महाराज? मैंने जैसे ही मोतियों का हार पहना, सब कुछ अचानक से बदल गया।